नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है खबर दमदार का और मैं हूं आपके साथ अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली खबर दिल्ली से है। यूपी को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है। विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अगली खबर बीजेपी से ही है। 29 फरवरी को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। अगली खबर पुलिस सिपाही भर्ती से परीक्षा से जुड़ी हुई परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थी काफी खुश हैं। आज एक बड़ी खबर कासगंज से भी आई है, जहां पर सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। अब तक 24 की मौत हो चुकी है। आखिरी खबर हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, उससे जुड़ी है और उस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे की, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसा दरियावगंज पटियाली मार्ग पर हुआ है। मरने वालों में 13 महिला 10 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वहीं सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। उधर डीएम और एसएसपी ने जैथरा क्षेत्र पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की है। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा यहां पर दिया गया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद यहां पर की गई है। दरियावगंज पटियाली मार्ग की यह घटना है, जहां पर यह हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण कासगंज के जैथरा इलाके में नगला कसा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हादसे की वजह की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। मैं गांव में मौजूद हूँ। यहाँ के लोग जो उनकी जो मौत हुई है, गांव कसा है जनपद एटा का। मेरे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। क्या संदेश लेकर यहाँ परिजनों के पास आए हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। जी मंत्री, कासगंज जिले में जाके एक तालाब के किनारे, इस तालाब में मात्र 3-4 फीट पानी था, वहाँ ये दुर्घटना हुई। इस तरह अभी तक ऑथेंटिक रूप से हमारे पास 22 मृतक की सूचना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल यहाँ सारे अधिकारी और मुझे भेजा। मृतकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायल हैं जो उनको 50-50 हज़ार रुपये की, पूरा इलाज इनका मुफ्त कराया जा रहा है और मुफ्त होगा जब तक ये ठीक होंगे। सरकार की ओर से ही दाह संस्कार का भी पूरा प्रबंध किया गया है। सरकार इस संकट की घड़ी में इनके साथ खड़ी है। मंत्री जी, एक जानकारी और जा रहा हूँ, लगातार मुख्यमंत्री जी पहले भी आदेश कर चुके थे कि ट्रैक्टरों में बैठकर लोग जो है गंगा स्नान करने या देवी के मंदिरों में अधिकतर जाया करते हैं। पहले भी कई हादसे हुए हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं और लापरवाही मान रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, किसान के पास ट्रैक्टर ही एक ऐसा साधन है। एक किसान चाहे कहीं दावत में जा रहा हो, कहीं बारात में जा रहा हो, गंगा स्नान को जा रहा हो, देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हो, चल देता है। और जब एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेके चलता है, गांव के अन्य लोग भी उसमें चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। अजय शर्मा, न्यूज़ 18 एटा। और आज की दूसरी बड़ी खबर की यहां पर बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराया जाएगा। युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रडार पर हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को
निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती अपडेट आ रहा है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज मुकदमे से साबित हुई थी पेपर लीक की बात। 18 फरवरी को दूसरी पाली में पकड़ा गया था नकलची छात्र। कृष्णानगर इलाके के सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीपुर से पकड़ा गया था नकलची छात्र सत्यमन के पास एक पर्ची मिली थी। पर्ची में प्रश्न पत्र में आए सभी प्रश्न और उसके जवाब लिखे हुए थे। सत्यमन को यह सवाल जवाब परीक्षा से 2 घंटे पहले नीरज नाम के एक युवक ने व्हाट्सएप पर भेजे थे। पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में साफ लिखा है कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र लीक किया गया। पुलिस ने सत्य अमन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन बलिया के रहने वाले नीरज को गिरफ्तार किया गया। नीरज ने ही सत्य अमन के मोबाइल पर यह पेपर भेजा था। नीरज ने बताया कि उसे पेपर मथुरा के एक युवक से मिला था। मथुरा के इस युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। पूरे मामले की विवेचना एसटीएफ कर रही है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस एक्सक्लूसिव खबर को आज सबसे पहले ब्रेक किया था। ऋषभ, जाहिर तौर पर परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब वो चेहरे, वो लोग जिन्होंने इस पेपर को आउट कराने की पूरी साजिश रची, उनको कब तक सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? अनुपम, देखिए, बस वही कड़ी से कड़ी जोड़ा जा रहा है और उन कड़ियों को जोड़ते हुए गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें एसटीएफ और जिला पुलिस की टीमें शामिल हैं। लखनऊ की जिस एफआईआर से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जो यहाँ पर सत्यमन नाम का एक कैंडिडेट पकड़ा गया था नकल करते, जिसके पास से वो सॉल्ट पेपर मिला था, उसने बताया था कि नीरज ने मुझे भेजा था। नीरज बलिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नीरज ने बताया था कि उसको ये पेपर मथुरा के किसी युवक ने दिया था। वहां भी टीम पहुंची है, लेकिन वो फिलहाल फरार होने में कामयाब है। लेकिन कुछ और जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर चल सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े एक्शन की तैयारी है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। यह बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। दोषियों पर बुलडोजर चल सकता है, पेपर लीक करने वाले पर चल सकता है बुलडोजर। यह बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। कड़ी कार्रवाई इस सरकार में कोई भी भर्ती हो, निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, यह प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग, बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती पेपर निरस्त होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लखनऊ से लेकर कई जिलों में पुलिस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही सरकार को अभ्यर्थियों ने धन्यवाद किया है। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने के सीएम योगी के बड़े फैसले का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया। सीएम योगी का यह फैसला सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल साइट एक्स पर /योगी विद यूथ टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये यहां पर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों ने यहां पर फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसमें मंथन हुआ है। हारी हुई सीटों को लेकर मंथन हुआ है। रायबरेली, मैनपुरी सीट पर मंथन हुआ है। हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष
भूपेन्द्र चौधरी भी पहुंचे थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर यह मंथन हुआ है, उम्मीदवारों के नामों पर यह मंथन हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। 29 फरवरी को उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यह बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। 29 फरवरी को ऐलान भाजपा के द्वारा किया जा सकता है। बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। रामनगर, वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ के सुनियोजित विकास के लिए सीएम योगी ने बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जिलों को जोड़कर एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लखनऊ की सीमा तक एलडीए के विस्तार के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महायोजना में कई गांव शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आबादी की जमीन ग्रीनलैंड नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में आज फर्स्ट पोर्ट डिफेंस समिट 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में रक्षा क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको बता दें कि शामिल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इसका जिक्र यहां पर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। हमने आत्मनिर्भर भारत संकल्प के साथ, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था। भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में प्रभावी तरीके से हम लोगों ने काम किया है और उसका आउटपुट मिलना भी प्रारंभ हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे के मोबाइल पर पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई है। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग कर केस वापस लेने की धमकी दी गई है। उसने धमकी दी है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरी कॉल आने के बाद पक्षकार आशुतोष पांडे ने फतेहपुर जिले के कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि इन दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई थी। पक्षकार आशुतोष पांडे सुनवाई के बाद मथुरा लौट रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही फतेहपुर शहर में दाखिल हुई तो उनके मोबाइल पर पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आशुतोष पांडे द्वारा सूचना दी गई कि वे श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाहीदगाह मस्जिद के अभियोग में पैरवी करके माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से वापस लौट रहे थे। तो फतेहपुर हाईवे पर उनके मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आई जिस पर उनको जान से मारने की धमकी तथा मुकदमा वापस लेने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण लिया गया है। व्हाट्सएप कॉल नंबर की सर्विलांस सेल से जांच पड़ताल कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हमें पाकिस्तान के नंबर से जो पहले धमकियां मिल रही थी उसी प्रकार नंबर बदलकर एक पुलिस की आईडी का फोटो लगाकर हमें धमकियां, हमने सोचा हमारा जो सुरक्षा आगे खड़ी है उनको फोन है, तो उन्होंने तुरंत हमें धमकी दी कि यदि मुकदमा नहीं आपने वापस लिया अभी तक तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे और तुम्हारी आईडियां पुनः हैक कर लेंगे पहले की तरह। तो इस प्रकार की धमकी आई है।
आगे बढ़ते हैं। कासगंज में हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस फुल एक्टिव है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभियान चलाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं को रोका गया और दूसरे वाहनों से इनको भेजा गया। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा न करें। जो जनपद कासगंज में बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हापुड़ में भी जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं उनको ट्रैक्टर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और अन्य माध्यमों से जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु ट्रैक्टर से आ गए हैं और जो लौट भी रहे हैं ट्रैक्टर के थ्रू, उनको भी रोक करके उनको निजी वाहन या फिर बसों के थ्रू जाने के लिए भेजा जा रहा है। मथुरा पुलिस ने युवती को बेला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 2 नामजदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवती को भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कौशल और दिनेश की तलाश की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी नगला देविया मोड़ से भागने वाले हैं, लिहाजा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस पुलिस साइबर सेल और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर पकड़ा गया है। आरोपी के कब्जे से तकरीबन 11 लाख कैश, 8 मोबाइल, 5 आधार कार्ड और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस वालों की डीपी लगी हुई थी और उनको बताया गया था कि उनका बेटा जो कि कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसने कोई अपराध कर दिया है और अगर उसको कार्रवाई से बचाना चाहते हैं तो उससे 12 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। इन्होंने 2-3 घंटे के अंतराल में 12 लाख रुपए कुछ विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। तो इसमें तत्काल ही जब सूचना मिली थी, पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था और हमारी साइबर की टीम, हमारे कोतवाली थाने की टीम, सर्विलेंस की टीम इस पे निरंतर प्रयास कर रही थी। आज इसमें हमको सफलता मिली है। आगे बढ़ते हैं। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के रिश्तेदार की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना जलालाबाद के सुल्तानपुर दिबियापुर गांव का है, जहां शादी समारोह में निहाल की हत्या की गई थी। पुलिस ने कामिल अहमद को गिरफ्तार किया है। खबर सोनभद्र से है। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद आसपास हड़कंप मचा हुआ है। यह सनसनीखेज वारदात चौपन थाना क्षेत्र के पटवद गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना चौपत के ग्राम पटवद में कैलेश्वर चेरो द्वारा अपनी पत्नी महराजी देवी की लाठी व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। खाने को लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रीवा गांव का है। जमीन का विवाद पारिवारिक लोगों में था। इसमें आपस में झगड़ा हुआ। गांव है रीवा बामन गांव, थाना गंभीरपुर में पड़ता है। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 54/24, धारा 323, 336, 427, 506 व 34 IPC का कायम किए गए। 6 लोग इसमें नामजद है। शीघ्र इन अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में लकड़ी के खोखे में आग लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरुवार रात को आरोपी जुबैर ने दिव्यांग के लकड़ी के खोखे में आग लगा दी थी। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित को सहायता राशि भी दी है। थाना शाहगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। ताजनगरी में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इस बार की प्रदर्शनी बेहद खास है। 22 जनवरी को भगवान रामलला के मंदिर में विराजमान होने की वजह से यह प्रदर्शन राम में दिखा। 45 तरह के फूलों से बजरंगबली, हनुमान, गरुड़, जामवंत और माता सीता के स्वरूप बनाए गए हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आगरा कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने किया। इस सप्ताह शुरू हुई 2 दिवसीय प्रदर्शनी में फूलों की कलात्मक सजावट दिखी। प्रदर्शनी में किसान जहां सब्जियों का प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो गमलों में उगाए जाने वाली सब्जियों को भी इनाम जीतने का मौका मिलेगा। 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान फूलों की तमाम किस्में आने वालों को लुभाएंगी। हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है और अलग अलग वेन्यूज पे किया जाता है, अलग अलग डेट्स पे किया जाता है। इस बार ये प्रयास किया गया कि इसको ताज महोत्सव का हिस्सा बनाते हुए आयोजित किया जाए, क्योंकि ताज महोत्सव के दौरान पहले से ही काफी टूरिस्ट में आगरा को लेके एक एक्साइटमेंट रहता है। एक और वैरायटी ऐड करने के लिए उसमें एक नया डायमेंशन दिया गया है और ये जो वेन्यू है ताज व्यू गार्डन जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, वहाँ रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।